हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और पैकेजिंग और जेनेटिक मटेरियल हम एंड में करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हमें पता है कि जो डीएनए है वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ठीक है, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहती है उसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स रहते हैं, जो ये बेस पेयर्स हैं, पेयर्स मतलब ये दोनों, और नाइट्रोजन बेसिस मतलब ये सिंगल सिंगल, तो ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। अब जो नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं ये दो टाइप के होते हैं, उनमें आता है एक प्यूरिन्स और एक पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और जो पायरिमिडीन्स है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये दोनों कौन सी रिंग के डबल एंड सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं? ये कार्बन और नाइट्रोजन रिंग्स, जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, इन दोनों की रिंग से बने हुए होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये एडिनाइन है जो कि प्यूरिन्स के अंडर आता है, और ये ग्वानाइन है, ये थाइमिन, ये साइटोसिन एंड ये यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं थाइमिन और साइटोसिन जो हैं, जो कि पायरिमिडीन्स हैं, वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि जो एडिनाइन और ग्वानाइन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इनके यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है दोनों कंपाउंड के, इसलिए इसे कार्बन नाइट्रोजन रिंग कहते हैं, क्योंकि इस रिंग के अंदर कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन पेयर विथ पायरिमिडीन ऑलवेज एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स जो प्यूरिन्स है वो हमेशा पायरिमिडीन्स के साथ पेयर करेगा, और जो पायरिमिडीन्स होंगे वो प्यूरिन्स के साथ पेयर करेंगे, मतलब वाइस वर्सा। जो एडिनाइन है वो हमेशा थाइमिन के साथ एच बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करेगा, वो भी डबल एच बॉन्ड से। और जो ग्वानाइन है वो साइटोसिन से पेयर करेगा ट्रिपल एच बॉन्ड से। लेकिन जो आरएनए होता है उस टाइम पे एक एक्सेप्शन होता है। जो एडिनाइन रहता है वो यूरेसिल के साथ पेयर करता है थाइमिन के बावजूद, मतलब थाइमिन से पेयर नहीं करेगा, यूरेसिल से पेयर करेगा। अब इसमें हमारे पास एक चरगाफ रूल आता है। चरगाफ रूल क्या कहता है? ये केवल एप्लीकेबल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। जो ये चरगाफ रूल है ये एप्लीकेबल है केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 10 बेस पेयर्स हैं, इट मीन्स उसमें 20 नाइट्रोजन बेसेस हैं। बेस पेयर्स मतलब दो चीज़ें पेयर में हैं, उसे हम एक पेयर कहेंगे। तो इट मीन्स 10 बेसेस है मतलब 20, मतलब 10 बेस पेयर्स है मतलब 20 बेसिस प्रेजेंट है। चरगाफ ने कुछ रूल दिए थे, जिसमें रूल नंबर 1 है प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। जितने भी नंबर ऑफ प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडीन। अब जैसे देखो, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहाँ पे अगर हमारा प्यूरिन है तो वो तो हमेशा पेयर करेगा पायरिमिडीन से। अगर यहाँ पे पायरिमिडीन है, यहाँ पे पायरिमिडीन है, यहाँ पे भी पायरिमिडीन है, तो यहाँ पे प्यूरिन 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 होंगे। तो इट मीन्स जितने भी पायरिमिडीन हैं उतने ही प्यूरिन्स होंगे नंबर्स में इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे अगर 20 बेसिस हैं, अगर इनमें से 10 प्यूरिन्स हैं तो इट मीन्स 10 पायरिमिडीन्स होने ही चाहिए। ये चरगाफ का रूल नंबर 1 कहता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है प्यूरिन्स 10 पायरिमिडीन्स 10, तो अमाउंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन, अमाउंट ऑफ ग्वानाइन इज़ ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। इट मीन्स अगर जितना भी ग्वानाइन है उतने ही साइटोसिन प्रेजेंट होंगे, और जितने भी हमारे एडिनाइन हैं उतने ही थाइमीन हमारे पास प्रेजेंट होंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। एडिनाइन एंड ग्वाइनिन विल नॉट बी सेम एज इन नंबर एंड सेम इन पायरिमिडीन्स। अब जैसे प्यूरिन्स के अंडर हमारे एडिनाइन और ग्वानाइन आते हैं तो इनका नंबर इक्वल नहीं होगा, नंबर इक्वल होगा प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। ठीक है, सेम ये पायरिमिडीन्स के लिए भी फॉलो होता है। सी और टी का नंबर इक्वल नहीं होगा, सी के साथ जी का नंबर इक्वल होगा और टी के साथ ए का नंबर इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर थाइमिन 30% है तो ग्वानाइन कितना होगा? ठीक है, ये दोनों के दोनों पायरिमिडीन्स का पूछा है। अब हमें पता है थाइमिन 30% है तो इट मीन्स एडिनाइन भी 30% होगा, क्योंकि थाइमिन एडिनाइन के ही साथ पेयर करता है। अब थाइमिन और एडिनाइन को मिला के कितना हो गया? 60%। 60% जब हमारा थाइमिन और एडिनाइन है तो इट मीन्स 40% हमारे पास ग्वानाइन एंड साइटोसिन होगा। अब हमें पता है ग्वानाइन एंड साइटोसिन इक्वल रहते हैं, तो 40% का हम हाफ कर देंगे तो 20% ग्वानाइन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होगा।
तो रूल नंबर का एक फॉर्मूला है जिसमें है a+g/t+c = 1, मतलब a+g 50% होंगे, t+c हमारे 50% होंगे, जो कि इक्वल होंगे 1 के। अब हमारा रूल नंबर 2 आता है जो बोलता है अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज़ नॉट इक्वल टू ग्वानाइन एंड अमाउंट ऑफ थाइमिन इज़ नॉट इक्वल टू साइटोसिन। ये मैंने अभी ऊपर भी समझा दिया है, जो एडेनाइन है वो ग्वानाइन के इक्वल नहीं होगा, एडेनाइन थाइमिन के इक्वल होगा, क्योंकि उसने थाइमिन के साथ पेयर करना है। सेम हमें थाइमिन में देखने को मिलेगा, थाइमिन और साइटोसिन इक्वल नहीं होंगे, पायरिमिडीन्स इक्वल नहीं होते हैं नंबर में, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स नंबर में इक्वल होते हैं। इट मीन्स थाइमिन और एडेनाइन इक्वल होंगे, साइटोसिन एंड ग्वानाइन इक्वल होंगे। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है। और रूल नंबर 2 के फॉर्मूले से हमें ये देखने के लिए मिलता है a+t/g+c इज़ नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स a और t और g और c एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, बट कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज़। अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। अब पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम देखते हैं जो डीएनए होता है वो एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। इट मीन्स वो नेगेटिव होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव के अराउंड रैप होगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव हमें क्या देखने को मिलता है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन कहते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज के होंगे, तो डीएनए पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा और उसके अराउंड रैप हो जाएगा। अब जो ये बेसिक प्रोटीन्स हैं वो बेसिक अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अब हम यहाँ पे डीएनए देख रहे हैं। अब साइसिन एंड आर्जिनिन ये 2 बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनसे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। साइसिन एंड आर्जिनाइन ये 2 बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनसे हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो हिस्टोन्स होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, अब जैसे हम ये हिस्टोन ऑक्टामर देख सकते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर कैसे दिखता है? हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। इट मीन्स 8 प्रोटीन्स कंबाइन होंगे, जिसमें से अभी हम H1 को साइड रख देंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4 दो बारी एक दूसरे से अटैच होते हैं। यहाँ पे H2A है, ये H2B है, ये H3 है एंड ये H4 है। इसी के जस्ट पीछे H2A है, इसी के जस्ट पीछे H2B सेम है, H4 के पीछे H4 ही होगा और H3 के पीछे H3 ही होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसके अराउंड हमारा डीएनए रैप होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो ये हमारा डीएनए है ये इसके अराउंड रैप हो जाता है, ये एक राउंड लगाता है और यहाँ पे ये एक प्रोटीन से कनेक्ट रहता है, जिसको हम जो इस प्रोटीन को होल्ड करके रखता है, जिस पूरे हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए को होल्ड करके रखता है, इसको हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। जो इस डीएनए को होल्ड करके रखता है, इस पूरे उसको होल्ड करके रखता है, इसे हम कहते हैं H1 प्रोटीन। ठीक है, और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ से इतना में जितने डीएनए यूज़ हुआ है, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम स्टार्ट होने तक, मतलब H1 से इधर जितना भी डीएनए हमारा यूज़ हुआ है, उस डीएनए में हमारे टोटल 147 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। 147 बेस पेयर्स, इट मीन्स कितने बेसेस होंगे इसका जस्ट डबल करना है। ठीक है, और H1 प्रोटीन ये ऐसा लॉन्ग प्रोटीन रहता है जो कि हमारे न्यूक्लियोसोम को होल्ड करके रखता है। अब हम देख सकते हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और जो ये H1 हिस्टोन प्रोटीन रहता है ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम्स को होल्ड करके रखता है। मतलब एक न्यूक्लियोसोम को H1 ये वाला H1 होल्ड करेगा, दूसरे न्यूक्लियोसोम को ये वाला होल्ड करेगा, और जो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जितना भी डीएनए रहता है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम हैं, ये पहला न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनके बीच में जो डीएनए रहता है जिससे कनेक्ट रहते हैं इसको हम लिंकर डीएनए कहेंगे। ठीक है, और जो ये H1 हिस्टोन रहता है ये लिंकर डीएनए से ही अटैच रहता है, ये लिंकर डीएनए पे ही अटैच रहता है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे थ्रू लिंकर डीएनए, और ये एक स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं जिसे कहते हैं बीट स्टोन स्टिंग या क्रोमैटिन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि बीड्स ऑन स्टिंग का मतलब ये मोती के दाने जैसा दिख रहा है, चेन जैसी दिख रही है, तो इसी को हम क्रोमैटिन कहेंगे। और क्रोमैटिन ही आगे जाके एक पूरे क्रोमोसोम्स का, जो कि एक बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर है, का फॉर्मेशन करता है। अब ये देखो, ये हमारी क्रोमैटिन की चेन है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोसोम्स कनेक्टिंग थ्रू लिंकर डीएनए। अब जो ये डीएनए, जो ये क्रोमैटिन रहता है, ये क्रोमोसोम्स का शेप लेने से पहले एक प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, ठीक है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। वो इस प्रोटीन से जैसे ही अटैच होगा, उसके बाद वो इधर से यहाँ से आता रहेगा, यहाँ से अटैच होता जाएगा प्रोटीन पर, और यहाँ से रिमूव होता जाएगा। तो ये कर्ल हो जाता है, ये घूमना शुरू हो जाता है, जैसे कर्ली हेयर्स रहते हैं ना, वैसे ये ऐसे कर्ल्ड हो जाता है। अभी कर्ल होगा तो फिर ये बहुत ही डेंसली एक दूसरे पे रैप होता जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाता जाएगा, ठीक है। और यहाँ वो भी किसके चारों ओर बनाएगा, नॉन हिस्टन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स में, NHC, जिसे हम NHC कहते हैं। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के चारों ओर घूमता जाएगा, रैप होता जाएगा, ठीक है। और क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम जिसे कहते हैं एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ हमारा बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, जो कि स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो इसी प्रकार से हमारा क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। यही पैकेजिंग ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।